Hi and welcome back. Chapter 12, 12.2 Differentiation and Integration of the Vector Valued Function इस सेशन पे हम डिस्कस करेंगे. चैप्टर 12 जब हमने स्टार्ट किया तो हमने जाना कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन क्या है. अब हम कुछ कैलकुलस को डिस्कस कर रहे हैं कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किस तरह से किया जा रहा होगा. वो सारी चीज़ें इस सेशन का पार्ट रहेंगी. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें. फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है. विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं. जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर है. तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है. तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आप आसानी के साथ सीखते रहें. तो अगर हम सिंपल डिफरेंशिएशन की बात करें जहाँ पर आप डेरिवेटिव फाइंड किया करते थे, लिमिट फाइंड किया करते थे, इंटीग्रेशन फाइंड किया करते थे, सो यू हैव अ ब्रॉड आइडिया कि वो किस तरह से होता था. लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बेस डिस्कस करेंगे कि अगर मैं डेरिवेटिव को डिस्कस करना चाह रहा हूँ किसके लिए, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए, तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी. सो एज लाइक दी सिंपल नॉन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जहाँ पर हम डेरिवेटिव निकालने के लिए फंक्शन पे इस तरह से बार बनाया करते थे या डी अपॉन डी एक्स लिखा करते थे, डी अपॉन डी एक्स लिखा करते थे, तो सेम लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल होगी. तो डेफिनेशन कहती है कि द डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस आर इज डिफाइंड बाय आर बार ऑफ टी वेयर लिमिट change of t is 10 to 0 or t plus del t minus rt divided by del t. For all t for which the limits exist, if r of t exists, then r is differentiable at t. If r dash or the bar t exists for the t for the open interval I, if and then r is differentiable on the interval r. As like the simple derivative, जिस तरह से हम देखते थे कि वो जो इक्वेशंस हमें दी गई है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं क्या वो डिफरेंशिएबल है उस इंटरवल में जिसमें हमें वो क्वेश्चन दिया गया है. Differentiability of the vector valued function can be extended to closed interval by considering one side limit. यानी अगर मैं उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं उसके इंटरवल को एक्सटेंडेड वे पे देख सकता हूँ वन साइड लिमिट के जरिए से. अब ये क्या चीज़ें हैं, इस सारी चीज़ें भी हमें एग्जांपल में समझ में आ जाएंगी. आप चाहे तो उसके प्रूवमेंट को भी देख सकते हैं. अब हम इसके थ्योरम पर आते हैं. बेस डेफिनेशन तो हमने समझ लिया. अब डिफरेंशिएशन को हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के थ्योरम पे देखते हैं. देखो 12.1 थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आपके पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है इस फॉर्म पे वेयर एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर टी, तो अगर ये प्लेन बेस है, अगर ये प्लेन पर है तो हम डायरेक्टली जो पहला वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का पार्ट है एफ ऑफ टी उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और जी ऑफ टी को कर देंगे. लेकिन अगर ये 3 पर है विच मीन ये स्पेस पर है तो एफ ऑफ जी एच वो भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए. तो इस रिस्पेक्ट से तीनों पार्ट्स क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे और वही उस प्रॉपर कंप्लीट वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा या डेरिवेटिव कहलाएगा. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएबल ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का वो कुछ यूँ है. हमें ये वेक्टर फंक्शन दिया गया है. अगर आप देखो तो ये है टी ऑफ आई प्लस टी स्क्वायर प्लस 2j जिसमें हमें आर बार टी यानी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है. तो हम सबसे पहले इसको स्केच कर लेते हैं. अगर हम इसको स्केच करें तो बाय आर ऑफ टी कुछ ये इस तरह से स्केच हो जाएगा, ठीक है, जो 12.9 पे. लेकिन अगर मैं सिंपल इसकी डिफरेंशिएशन देखूं तो टी की डिफरेंशिएट वैल्यूज डायरेक्टली 1 हो जाएगी. टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t जबकि कांस्टेंट 0 होता है. तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि ये हमारे इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव है? दैट्स अ वेरी सिंपलेस्ट थिंग. नाउ the next thing is that you can write these equation in a form of the parametric or the vector valued where x equal to t and y equal to t square plus 2. ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट को x ले लिया और सेकंड पूरे पार्ट को y ले लिया. तो मैं कह सकता हूँ ना x प्लस y के फॉर्म. सो द कॉरेस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म x स्क्वायर प्लस 2, राइट. व्हेन t इक्वल टू 1 सो r ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस विच मीन i प्लस 3j. यानी अगर मैं t की वैल्यू को 1 पुट करूंगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट वैसे ही रहा. इसी तरह से r ऑफ 1 जो सिंप्लीफाई हो जाएगा वो 1 प्लस 2 ऑफ j हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं r बार 1 यूज करूं यानी इसमें तो t है ही नहीं ना भाई, सिर्फ यहाँ पर t मौजूद है, इस जगह ये t है तो इसकी वैल्यू मुझे 1 पुट करना है तो 2 1 2 हो जाएगा. इन फिगर 12.9 r ऑफ 1 इज ड्रॉन. यानी हमने क्या किया, जो डेरिवेटिव है, ये जो डेरिवेटिव है यहाँ पर t की जगह पर 1 पुट कर दिया और इस पुट करने के बाद हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, स्केच कर दिया. तो अब स्केच करने के बाद आप देख सकते हो कि इज ड्रॉन स्टार्टिंग एट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ r1. तो ये जो r ऑफ 1 है वो उसके टर्मिनल पॉइंट से ये पास होते हुए यहाँ पे गुजर रहा है. ये सिंपल इक्वेशन है और ये वो आर्क है जिसको हम सेकंड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से गुजर रहा है. ये हमारा r ऑफ 1 है जबकि ये पॉइंट 1 ऑफ 3 ये वो पॉइंट है जहाँ से ये लाइन गुजर रही है जिसको अभी हमने कहा है कि r ऑफ 1. ठीक है, तो ये इस पे हमने पुट किया और ये इक्वेशन हमारी बन गई. So higher order derivative of the vector value function are obtained by successive differentiation of each component function. यानी अगर हायर ऑर्डर है तो मैं बार बार करना होगा क्योंकि ये स्क्वायर पे था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे था, तो हमने 1 टाइम करने के बाद उसमें 1 पुट कर लिया.
फॉर एग्जाम्पल ये क्यूबिक होता, पॉलिनोमियल होता, तो हमें डिफरेंट टाइम उसको डिफरेंशिएट करना होता है, उसको स्केच करना होता। होप यू अंडरस्टैंड द बेस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। अब हम हायर ऑर्डर पे आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर हमें बताया गया था। अब देखो, हमें इक्वेशंस दी गई है आर ऑफ टी के फॉर्म पर, जो कि प्लेन बेस है, क्योंकि 3 डायमेंशन पे cos t sin t एंड 2t। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव बताना है, सेकंड डेरिवेटिव बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को सेकंड डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को सेकंड से क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। देखो भाई, cos का हो गया माइनस साइन, साइन का हो गया पॉजिटिव cos, जबकि 2t का t का 1 हो जाएगा तो सिंपल 2 आ जाएगा। अब जब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो साइन का तो cos होता है, लेकिन ये नेगेटिव साइन वैसे रहा, जबकि cos का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन आ गया। 2 0 हो जाएगी तो सिंप्लीफाई, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव, एंड दैट्स इट। अब हमारे पास ये भी सॉल्व हो चुका है, ये भी सॉल्व हो चुका है। आई एम गोइंग टू ज़ूम इन। पहला भी सॉल्व हो गया और दूसरा भी हो गया। अब हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट का ये रहा सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। हमने डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट पे दोनों वैल्यूज लिखी और डॉट प्रोडक्ट में इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक। तो आप यहाँ से डायरेक्टली समझ सकते हो, साइन और cos t को मल्टीप्लाई किया, फिर इस साइन को cos के साथ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें मैट्रिक्स बनाना होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, वो हमने किया। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सिंपली ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे हैं। ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट है, ये सेकंड डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। सो दैट्स ऑल अबाउट, जिसमें हमने देखा कि हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करता रहना होगा उस वक्त तक जब तक हमारे डिजायर आउटपुट ना आ जाए। तो हमने वो चीज़ें यहाँ पर करके देख ली, ओके। दैट्स द बेस्ट थिंग। और हम जब कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो पढ़ते ही हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर वैसे ही सिंपली एप्लीकेबल रहेंगी। सिमिलरली अनदर एग्जांपल जो कि एपिसाइलॉइड की एक इमेज है, हमें उनका इंटरवल मालूम करना है एपिसाइक्लोइड की, जिसमें वो स्मूथ हो, ठीक है, जिसमें वो स्मूथ हो। जबकि जो हमें वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस दी गई है उसकी वो यूं दी गई है और टी की वैल्यू 0 से 2 पाई के दरमियान है। हम सबसे पहले आर ऑफ टी के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं। तो जो सिंपल डेरिवेटिव मालूम करने का तरीका है वो हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया, कॉस का साइन एंड साइन का कॉस, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जो वैल्यूज वो लिख दिए। So now for the finding the interval where this shape is smooth, we are going to apply r of t, यानी first derivative values is going to apply a 0, okay, because it start from 0 to 2 pi। तो हम एक दफ़ा 0 के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो ये 0i plus 2j हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी t को 2 pi upon 2 pi, 3 pi upon 2 और 2 pi इन चारों वैल्यूज के रिस्पेक्ट से करूंगा तो we can conclude that these number of the shapes, ठीक है, ये वो हमारे एपिसोलॉइड शेप की स्मूथ वैल्यूज होगी कि अगर हम पैरामीटर्स की ये वैल्यूज शो करें या पुट करें इस डेरिवेटिव पे तो हमें वो शेप मिल जाएगा जिस पे ये स्मूथ होगी। और आप ये देख रहे हो कि ये वो वैल्यूज है जहाँ पर, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें हमारी शेप्स की वैल्यूज स्मूथ मिल रही है, एंड दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है। 0 पाई अपॉन 2 सिंपल पाई और 3 पाई अपॉन 2 एंड 2 पाई, दिस इज द स्मूथ शेप्स वेयर द एपिसोलॉइड इमेज आर स्मूथ। Now the next thing are the properties of the derivative। जिस तरह हम वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव दी गई है वेक्टर वैल्यूड के लिए वो भी यहाँ पर मौजूद है, विच मीन दैट अगर हम c ऑफ r वेयर r एंड u आर द डिफरेंशिएबल वेक्टर रिमेंबर ऑफ द फंक्शन t, जबकि जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज t होगी वो वेक्टर वैल्यूज फंक्शन की है, तो d ऑफ t यहाँ पर डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप c यानी किसी कांस्टेंट टर्म के साथ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा c डेरिवेटिव ऑफ, यानी डेरिवेटिव को जब c से मल्टीप्लाई किया जाए कांस्टेंट से तो वो c के इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह से प्लस माइनस 2 किया जाए तो उसके डेरिवेटिव के सम के बराबर होगा। सेम प्रॉपर्टीज फॉर द डॉट प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट की सिमिलैरिटीज रूल पे दिखाया गया है। फिर w ऑफ t यहाँ पर दिखाया जा रहा है, w बी आर डिफरेंशिएबल रियल नंबर, ओके, रियल वैल्यूड फंक्शंस के फॉर्म पर है, वो भी इसके इस इक्विवेलेंट के बराबर होगा। और अगर मैं r ऑफ t को उसी r ऑफ t से डॉट प्रोडक्ट के साथ करूं जो कि किसी c के बराबर आएगा, तो ये किसी डिफरेंशिएबल विदाउट डिफरेंशिएबल के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा जो कि 0 के होगा, ठीक है। यानी अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूं तो 0 और इनका करूं तो ये कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है डेरिवेटिव की जब आप वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस को डेरिवेशन में या डेरिवेटिव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको रिकॉल रखने की ज़रूरत है। कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर एग्जाम्पल 4 में हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल 4 पे हमें 2 वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस दी गई हैं, दैट्स द फर्स्ट वन r ऑफ t एंड सेकंड u ऑफ t। हमें इस प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करना है और इस प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व कर करके
हमें बताना है कि क्या वो इस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। तो हमने सिंपल क्या करना होगा, हमने वेक्टर वैल्यूज़ आर ऑफ टी का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ठीक है? आई एम गोइंग टू ज़ूम दिस स्क्रीन, राइट? जो पहला हमारे पास क्वेश्चन था, उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया और फिर सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया। अब हमें क्या करना होगा, आर ऑफ टी डॉट यू ऑफ टी निकालना है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। हमने सिंपली पुट किया, उसका इक्विवेलेंट पार्ट लिखा और उसके बाद वैल्यूज़ पुट करके हमने सॉल्व कर लिया। तो ये इसकी फाइनल वैल्यूज़ आ गई। अगर आप डी आर टी डॉट यू टी देखें, डी आर टी यू टी, आर टी डॉट यू टी, तो ये इसका इक्विवेलेंट है। तो हमने डायरेक्टली इसके इक्विवेलेंट को यूज़ किया और तमाम लॉजिकल वैल्यूज़ पुट करके उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है? यानी आर ऑफ टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू टी प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर टी डॉट यू ऑफ टी, यानी आप इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें, उसके बाद आपस में उसको ऐड कर दें। हमने सेम लॉजिक के साथ यही किया, सॉल्व किया और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। द नेक्स्ट थिंग, हमें यू टी एंड यू बार टी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। हमने क्रॉस प्रोडक्ट की लॉजिक के मुताबिक उसको एक्सपेंड किया, उसकी तमाम वैल्यूज़ लिखी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे भी सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया। तो बेस लॉजिक तो बिल्कुल वही है जो कैलकुलस की इस्तेमाल होती है। हमें सिर्फ मेथड को मेमोराइज़ रखना है और वही चीज़ें वेक्टर वैल्यूड पर अप्लाई कर देनी है, तो वो चीज़ें हमें सॉल्व होकर मिल जाएंगी बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ जो अभी हमने देखा। नाउ तीसरी चीज़ अब हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशन के लास्ट पे ये देख लिया था कि कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स क्या है। फिर इस सेशन पे हमने डिफरेंशिएबल यानी डेरिवेटिव देख लिया। अब हम इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव की तरफ जा रहे हैं कि वेक्टर वैल्यू अगर हमें दिया जाए तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे मालूम किया जा सकता है। एज लाइक द वेरी सिंपल, जो हम एक नॉन वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस पे भी सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास प्लेन बेस पर है तो हम जानते हैं कि इक्वेशंस कुछ आई और जे के फॉर्म पर होगी, जबकि ए बी यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूअस इंटरवल है एफ ऑफ जी के लिए। देन बिहाफ ऑफ दिस कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि ये इंडेफिनाइट इंटीग्रल है, यानी एंटी डेरिवेटिव होगा। तो हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस के इंटीग्रेशन के लिए साइन इस्तेमाल होता है, सेपरेटली एफ ऑफ टी एंड सेपरेटली जी ऑफ टी को हम करने के बाद दोनों को वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तो इट्स अ डेफिनाइट इंटीग्रल according to the rule of this interval where t belongs to the mid values a and b। अगर क्योंकि ये a और b के दरमियान है तो इसकी इंटरवल वैल्यूज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट पे अप्लाई हो जाएगी। अगर इस इंटरवल दिया गया है तो सेम लॉजिक के साथ हमने यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया दोनों पर, जो यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरह से यही चीज़ अगर स्पेस पे है तो टी थ्री डायमेंशन के साथ मौजूद होगी, और अगर इसमें इंटरवल मौजूद है तो ए बी अपर लोअर लिमिट भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जैक्टली द सेम एंड वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, टी ऑफ आई 3j पर क्वेश्चन मौजूद है, 2 डायमेंशन पर है। हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये 2D है और प्लेन बेस है, तो हमने डायरेक्टली क्या किया, इंटीग्रेशन किया, टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3t प्लस c कॉन्स्टेंट का होगा क्योंकि आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है, कोई लिमिट नहीं है, लिहाजा दिस विल कंसीडर अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन। नेक्स्ट वन, इवैल्यूएट द इंटीग्रल, जबकि यहाँ पर लिमिट अपर और लोअर दोनों मौजूद है। स्क्वायर रूट ऑफ टी क्यूब रूट ऑफ टी आई 1 प्लस टी प्लस 1j एंड एक्सपोनेंशियल माइनस टी का k। क्योंकि इस पर पावर जो है वो 1/3 है, तो हम जब 1/3 को इंटीग्रेशन करेंगे 1/3 से तो ये वैल्यूज़ ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो ये 3/4 हो जाएगा क्योंकि इसमें वैल्यू 1 ऐड भी की जाती है, जो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल होता है, इफ़ यू रिमेंबर द बेसिक रूल। फिर क्योंकि ये एलन फॉर्म पर है तो हम डायरेक्टली इसका एलन फॉर्म लिख लेंगे। एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल लिखा जा सकता है, तो बेस्ड ऑन द फार्मूला ये कुछ यूं कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज द इंटीग्रेशन रिजल्ट, आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, क्योंकि यहाँ तक तो हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया था। यहाँ तक इस स्टेप पर हमने 0 1 इस पर अप्लाई किया टी पर, तो ये सॉल्व होने के बाद कुछ ये नोटेशन शो कर रहा है। ओके, नाउ द लास्ट वन फॉर द एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन ऑफ दिस लिमिट, दिस पैरामेट्रिक इक्वेशन 2 cos या cos 2t माइनस 2 sin t प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यानी जो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर कुछ हमें विजुलाइज हो रहा है इफ़ यू मेमोराइज द बेसिक फॉर्मूला। नाउ दैट सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन दिस वन, हमें ये बताना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इनिशियल कंडीशन दिस को, यानी t की वैल्यूज हम 0 पुट करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया 2 cos t पर, नेगेटिव 2 sin t पर और इस पर, तो ये इसके इंटीग्रेशन रिजल्ट आ गए। इंटीग्रेशन रिजल्ट आने के बाद क्योंकि ये एग्जाम क्वेश्चन में हमें r ऑफ 0 पर इनिशियल कंडीशन दिखा रहा है, तो इस बिहाफ पर हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ t की वैल्यूज़ थी वहाँ पर हमने 0 पुट किया, और 0 पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये ही रिजल्ट मिल रहा है जो कि इनिशियल क्वेश्चन में दिया गया था, और ये इसको प्रूव कर रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट, जिस पे हमने इंटीग्रेशन के रूल देखे। यहाँ पर हम c की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं सिंप्लीफाई करके। हमने c1 के लिए सॉल्व कर लिया, c2 के लिए कर लिया, c3 के लिए कर लिया, और उसके बाद एंटी डेरिवेटिव पर हमने इसको प्रूव करके दिखा भी दिया, यानी इंटीग्रेशन पे ये किस तरह से इनिशियल कंडीशन पे इसे सेटिस्फाई कर रहा है।
सो इस सेशन पर हमने देखा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस पर किस तरह से एप्लीकेबल है, उनके थ्योरम्स क्या हैं, बेसिक डेफिनेशन क्या है, इधर वो प्लेन पर हो या फिर स्पेस पर हो। इसी तरह से जुड़े रहें ताकि हम 12.3 पर मज़ीद वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस को वेक्टर कैलकुलस 3 के रिस्पेक्ट से मज़ीद जान सकें और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या इन एआई के किसी भी डिसिप्लिन पर उसे समझना, याद रखना, किसी इक्वेशंस को, मैथमेटिकल मॉडल को समझना हमारे लिए आसान रहे। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।